Morning. हेलो एवरीवन, इज माय वॉइस ऑडिबल? आवाज आ रही है आप सभी को? गुड मॉर्निंग एवरीवन, आवाज आ रही है आप सभी को? गुड मॉर्निंग सर। यस सर, आ रही है सर। ओके, स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? ओके, तो यस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा यूआई पार्ट। यूआई मतलब एज द नेम सजेस्ट यूजर इंटरफेस, यानी यूजर जिससे इंटरेक्ट करेगा, वो जो पार्ट है जिससे यूजर इंटरेक्ट करेगा वो हमारा यूजर इंटरफेस होगा। उसको हम जितना एक्सप्रेसिव बनाएंगे उतना हमारे लिए ऐप का यूआई स्ट्रांग होगा। ठीक है, एक्सप्रेसिव इन द सेंस कि भाई हमारे जैसे आप देखते हो ना कि इसमें दो रोल होते हैं। ठीक है, उसको समझते हैं अपन। एक यूआई होता है और एक यूएक्स होता है, और इसके साथ लगाते हैं हम लॉजिक, और इसके साथ डेटा मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है। यूआई यूएक्स इक्वल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और साथ ही लॉजिक लगा के उसको डेटा को मैनेज करना, अंदर ऐप के अंदर दिखाना, तो ये एक कलेक्टिवली एक पूरी आपके प्रोडक्ट को क्रिएट करती है। ठीक है, लॉजिक लगा के आप कैसा डेटा, किस इवेंट के ऊपर कैसा एक्शन परफॉर्म करना है, कैसे उसको मैनेज करना है, वो लॉजिक के थ्रू आप बिल्ड करते हो। देन कौन सा डेटा कैसे मैनेज करना है, किसके थ्रू कर रहे हो आप, ऑफलाइन डेटा मैनेज कर रहे हो या ऑनलाइन डेटा मैनेज कर रहे हो या फायरबेस के थ्रू डेटा को मैनेज कर रहे हो, तो ये सारा डेटा मैनेजमेंट के अंदर आ गया। ठीक है, बट उससे भी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हमारा यूजर है वो किस पर्टिकुलर पार्ट से इंटरेक्ट करेगा, वो होता है हमारा यूआई पार्ट। ठीक है, और यूआई इट गेट्स मोर इफेक्टिव और इम्पैक्टफुल बनती है आपके प्रॉपर यूएक्स से, यूजर एक्सपीरियंस। तो इसको और ज्यादा अपन को बेटर करना होता है, जिससे कि हमारा ऐप का जो यूजर एक्सपीरियंस है वो जितना अच्छा होगा उतना यूजर हमारे ऐप पे स्टे करेगा। जैसे कि आप व्हाट्सएप की यूआई बहुत अच्छी है, लेकिन यूआई के साथ में उसका जो यूएक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अगर कॉम्प्लेक्स होता तो शायद बहुत कम लोग व्हाट्सएप को यूज करते। ठीक है, वो शायद दूसरे जिनका यूएक्स ज्यादा अच्छा है उस पर जाते। अब इसको समझाने के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि यूआई और यूएक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। यूआई होता है आपका डिजाइन पार्ट, कि आपकी यूआई मतलब आपका जो ऐप है वो कैसा दिखेगा। ठीक है, हाउ इट विल फील या हाउ इट विल लुक। एंड यूएक्स हो गया हाउ इट इज ऑर्गेनाइज्ड। मतलब जैसे कि एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ये शायद मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, फिर से एक बार बता देता हूँ ताकि आपको आइडिया समझ में आ जाए यूआई और यूएक्स किस तरीके से ऑटो कनेक्टेड है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपके घर में एक ड्राइंग रूम होगा जो जिसको आप बहुत सजा के रखोगे। ठीक है, आपके घर में बच्चे भी हैं तो वो खराब कर सकते हैं घर को, बट आपने क्या कर रखा है, ड्राइंग रूम को सजा के रखा हुआ है, उसको लॉक लगा के रखा हुआ है। क्यों लगा के रखा हुआ है? क्योंकि कभी भी कोई भी मेहमान आ गया तो सबसे पहले आप उनको ड्राइंग रूम में बैठाओगे, ताकि उनको नहीं पता चले कि बाकी घर में की कैसी हालत है। ये हो सकता है ना कि यार पूरा घर सही नहीं हो, बट आपने एक कमरे को बहुत अच्छे से संभाल रखा है, विच इज योर ड्राइंग रूम। तो यूआई वाइज उसको बहुत अच्छा कर रखा है हमने। अब यूएक्स पार्ट कहाँ रोल प्ले में करता है कि यार वो आपने रूम कहाँ लगा रखा है।
मतलब अपने घर के अंदर, ये आपका घर है, ठीक है, सपोज दैट। तो आपका पहला रूम होगा वो, या आपका सेंटर में कहीं रूम होगा वो, सॉरी, या लास्ट में रखोगे, बताओ मुझे। यहाँ पे होगा आपका वो रूम, या यहाँ पे होगा, या यहाँ पे होगा। ये एंडिंग पार्ट है घर का, और ये एंट्री पार्ट है। फर्स्ट में रखेंगे, बिल्कुल सही, समझ पा रहे हो ना आप? तो यस। हमने हमारे यूआई तो बहुत अच्छी बनाई, लेकिन अगर मैंने उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को अगर ऐसी जगह पे रख देता जिसका कोई यूआई का सेंस ही नहीं बनता, यूजफुलनेस ही खत्म हो जाती है उसकी, तो वो उसका क्या कर रहे हैं अपन, खराब क्या कर रहे हैं, यूएक्स खराब कर रहे हैं। तो यूआई इफेक्टिव बनाने के लिए आपको उसकी यूएक्स पे भी ध्यान देना होगा। उसका एक लाइव एग्जांपल मैं आपको छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे आपने, मतलब आपको हमेशा ना यूजर का एक्सपीरियंस सोचना है कि यूजर के लिए कौन सा बेटर एक्सपीरियंस होगा, उसके लिए कितना कम काम करने में ये चीज आसानी से अचीव वो कर लेगा। जैसे कि आप व्हाट्सएप की यूआई देखते हो, तो व्हाट्सएप अलग 3 पेजेस बना सकता था, चैट्स का अलग, स्टेटस का अलग, और कॉल्स का अलग, ठीक है, जैसे कि आप बाकी ऐप में भी देखते हो। लेकिन उसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट यूएक्स मेरे को लगती है, पहले ही होम पेज के ऊपर उसने क्या कर रखा है, टैब्स बना रखे हैं। चैट्स, स्टेटस एंड कॉल्स आपको एक जगह पे मिल जाते हैं। आप सीधा चैट्स में अभी तो सीधा कॉल्स में जाके देख सकते हैं किसका रिसेंट कॉल आया, कॉल्स में तो सीधा आप स्टेटस पे जा सकते हैं। तो दीज आर इंटरडिपेंडेंट, ठीक है, मतलब एक्चुअल में डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन एक पर्टिकुलर होम पेज पे लगे हुए आपस में कनेक्टेड है। तो अब यहाँ से यूजर के लिए एक्सपीरियंस इतना स्मूथ हो गया कि वो कहीं पे भी कहीं से ट्रैवल कर सकता है। तो ये जो आसानी कर दी उसने उसने यूआई तो अच्छी बनाई, लेकिन यूआई के साथ में उसने यूएक्स को भी और इम्प्रूव कर दिया। तो इस चीज पे आपको ध्यान रखना होगा। एक छोटा सा एग्जांपल और लेके समझाता हूँ मैं आपको। जैसे आप अपनी ऐप बना रहे हो, उसमें आप है ना, आगे चल के हम एडिट टेक्स्ट लेंगे। एडिट टेक्स्ट का मतलब क्या होता है कि आजकल क्या होता है ना, पूरा टच स्क्रीन फोन आते हैं। तो पहले तो ऐसा टाइम था जब कीवर्ड टी कीपैड आते थे, आजकल नहीं आते। आजकल कैसे आते हैं, आपके वर्चुअल कीबोर्ड से आते हैं। आपको भी वैल्यू इनपुट करते हो तो क्या होता है, ऐसे यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा होता है, आप जैसे उस पर टैप करते हो तो नीचे से आपका एक कीबोर्ड, वर्चुअल कीबोर्ड जिसे हम कहते हैं, वो वहां पे आ जाता है। और फिर आप इस तरीके से आप उस पर्टिकुलर चीज में जिस पे भी टैप कर दो तो वो वैल्यू यहाँ एंटर होती रहती है, ऐसा ही होता है। तो अब इसमें एक चीज बताता हूँ कि अगर आपको यहाँ पे ईमेल लेनी है यूजर की, समझना आप यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है ना, एक @ होता है और एक .com होता है। अब ये बहुत छोटी सी चीज है और यहाँ बीच में स्पेस होता है, ये बाय डिफॉल्ट नहीं आता। आप जब अपने क्यूआरटी कीपैड के सेटिंग को चेंज करके आप उसको ईमेल टाइप का करते हो ना, तो आपका क्यूआरटी कीपैड में आप पाओगे कि आपके स्पेस के इधर @ आ जाएगा और स्पेस के राइट हैंड साइड में .com आ जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो यहाँ पे शिफ्ट होता है, शिफ्ट पे टैप करके आप जाओगे तो यहाँ @ मिलेगा आपको, यहाँ कहीं डॉट बना हुआ मिलेगा आपको, ठीक है, और फिर आपको वापस शिफ्ट दबा के वापस COM ऐसा करना पड़ेगा। तो पूरा लिखना पड़ेगा मेरे को। तो मैंने क्या किया, यूजर का सोचते हुए कि यार अगर वो ईमेल दे रहा है तो @ तो लिखेगा ही लिखेगा, डॉट तो आएगा ही आएगा। ज्यादातर केसेस में जो डोमेन एंड होते हैं वो .com से होते हैं ज्यादातर केसेस में, तो .com का ऑप्शन दे दिया उसको, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में आप मेल में भी पाओगे तो ज्यादातर जीमेल होती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आप जितनी भी देखो तो हर एक के पास में जीमेल तो होगी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अगर मैं ये चीज नहीं करता, उसके कीबोर्ड टाइप को चेंज करके ईमेल नहीं करता, तब भी क्यूआरटी कीपैड आता, तब भी कीपैड आता, बट यूजर को मैनुअली ये चीजें करनी पड़ती। बट मैंने एक छोटा सा काम क्या किया, मैंने जब कीबोर्ड को सेटअप कर रहा हूँ तो कीबोर्ड में मैंने एक सेटिंग ऐड कर दी। वहां पे एक टाइप होता है कीबोर्ड टाइप, उसमें मैंने ईमेल टाइप कर दिया। तो अब जो कीबोर्ड यूजर को दिखेगा जब वो ईमेल दे रहा है तो @ और .com का मिलेगा। ऐसे ही जब वो नंबर ले रहा है, जब जब आप उससे फोन नंबर पूछ रहे हो, तो फोन नंबर के अंदर ना आप उससे क्यूआरटी कीपैड ना दिखा के आप ऐसा पैड दिखाओ जो नम पैड हो। जैसे आपने देखा होगा ना फोन के केस में, जब आप डायल करते हो तो कैसा आता है, 0 1 9 8 7 4 5 6 3 2 1, और यहाँ पे ऐसा 0, यहाँ पे एस्ट्रिक, और यहाँ पे आपका X, ऐसे ही बना हुआ होता है। तो अब अगर मैं यहाँ पे नंबर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मोबाइल नंबर ले रहा हूँ या कोई भी नंबर वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, चाहे वो मोबाइल नंबर हो गया, ठीक है, तो उस केस में मैं वो क्यूआरटी कीपैड में करेंगे तब भी आप दे सकते हो ना, आप यहाँ शिफ्ट दबाओ ऊपर 1 0 1 2 3 ऐसा आ जाए,
ऐसे ऑप्शंस आ जाते हैं। बट अगर हम उससे नंबर ही ले रहे हैं तो क्यों ना हम नमपैड लगा लें यहाँ पे। तो ये बहुत एक छोटी चीज है, बट यहाँ आपने ऐसा करने से क्या किया, आपने अपने यूएक्स को इम्प्रूव किया। तो हमेशा आपको इसकी बेटरमेंट के लिए सोचना है कि ऐसी यूआई बनाओ, यूआई प्रॉपर क्लीन होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, एक्सप्रेसिव होनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको आप किस तरीके से ऑर्गेनाइज कर रहे हो जिससे कि यूजर का काम आसान हो सके, तो वो आपके यूएक्स को इम्प्रूव करेगा। एंड यू मस्ट ऑलवेज फोकस ऑन यूएक्स पार्ट ऑल्सो। ठीक है, मोस्टली केसेस में कहते हैं कि यार यूआई है तो यूआई पार्ट पे हम फोकस कर रहे हैं, नहीं, यूआई ऐसी बनाओ कि आपका यूएक्स स्ट्रांग हो। ठीक है, तो यूजर हमेशा आपकी ऐप पे स्टे करेगा, आपकी ऐप पे ज्यादा रुकेगा। नहीं तो अगर यूएक्स प्रॉपर इम्प्रॉपर हुआ तो एक टाइम के बाद में शायद आपकी ऐप में इतना ना आए, इतना ना चलाए आपकी ऐप को। ठीक है, तो जो रोकने वाली जो क्षमता होती है ना एक ऐप के अंदर यूजर को, वो आपके हमेशा यूएक्स पे डिपेंडेंट रहती है। ठीक है, यूआई विल गिव अ ग्रेट व्यू। यूआई का पार्ट जो होता है वो कम नहीं कर सकते, क्योंकि जब आपका ऐप इंस्टॉल होगा तो यूजर स्क्रीनशॉट्स देखेगा, यूजर ऐप की यूआई को देख के ज्यादा इंप्रेस होगा। ठीक है, बट जब वो उस पर्टिकुलर चीज को चलाएगा ऐप को, तब उसको यूएक्स का रोल पता चलेगा। जैसे गाड़ी दिखने में कैसी है, जैसे आपने बाइक ली, बाइक दिखने में बहुत अच्छी है, लेकिन उसमें गियर सिस्टम ना लेफ्ट की जगह राइट में दे दिया और ब्रेक लेफ्ट में दे दिया, तो आप ना उस गाड़ी को देख देख के तो गाड़ी आपको बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन चलाते वक्त आपको बहुत अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था, उसको बहुत कम चलाओगे। दिस इज द सेम थिंग। तो यूएक्स को प्रॉपर रखना पड़ेगा। गाड़ी अगर आपने अच्छी बना भी दी है, अगर गाड़ी आपने दिखने में बहुत अच्छी बना दी लेकिन उसका यूएक्स अच्छा नहीं रखा, आपने ब्रेक सिस्टम क्लच सिस्टम वो सब चेंज कर दिया, तो यूजर के लिए बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएगा और वो शायद आपकी गाड़ी को इतना ना चलाए। ठीक है, तो यही सेम कॉन्सेप्ट होता है यूएक्स का। अब आ जाते हैं हम मतलब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कैसे कि आपस में को रिलेटेड है। ठीक है, तो जब आप यूआई डिजाइन पे सोच रहे हो तो आपको हमेशा बैक ऑफ द माइंड यूएक्स के बारे में भी सोचते रहना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि मोस्ट ऑफ द केसेस में जब भी आप किसी ऐप के अंदर वर्क करोगे एज अ प्रोफेशनल डेवलपर, तो वहां पे कंपनी के अंदर पहले से एक डिजाइनर होता है। ये आपके एंड पे नहीं होता है, जो क्लाइंट होता है, क्लाइंट और जो आपकी कंपनी की मीटिंग होती है प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ में, टीम लीडर के साथ में, वहां पे डिसाइड किया जाता है, उनकी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे एक यूआई डिफाइन की जाती है जो कि यूएक्स पे भी फोकस करे, उसका यूएक्स भी उतना ही प्रॉपर बनाए। फिर आपको जब वो फाइनलाइज हो जाती है यूआई और यूएक्स उसका, तो फिर वो आपको प्रोवाइड की जाती है कि अब आपको ऐसा ऐप बनाना है। तो आप क्या करते हो, उसका स्टैटिक एक फ्लो बनाते हो, फिर वो टेस्ट किया जाता है, फिर वो आपके जो क्लाइंट है उसके पास में जाता है, जब क्लाइंट उसको डन करता है तो फिर उसको डायनामिकली कन्वर्ट किया जाता है यूजिंग एपीआई, फायरबेस इंटीग्रेशन और डेटाबेस इंटीग्रेशन। फिर वो फाइनल वापस से टेस्ट होता है, फिर टेस्ट होने के बाद में सब कुछ सही रहने पे वो प्ले स्टोर पे लाइव कर दिया जाता है। ठीक है, तो एज अ प्रोफेशनल डेवलपर अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको इतना ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा यूआई पार्ट पे या यूएक्स पार्ट पे। लेकिन एज अ फ्रीलांस डेवलपर, फ्रीलांसर या फिर एज अ एंटरप्रेन्योर, हो सकता है आपको ज्यादा दिमाग लगाना पड़े। बट अब जब सीख रहे हो ना तो आपके पास में कोई प्रोजेक्ट नहीं है, तो आप अपना ही खुद का प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे, तो आप अपना ही लॉजिक बिल्ड करोगे, तो वो सेम चीज आपकी यूआई और यूएक्स को बिल्ड करने में काम करेगा। क्योंकि आगे चल के ऐसे ऐसे मौके भी आएंगे जब आपके पास में आप अपना टच दे सकते हो अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर, अपने ऐप के अंदर, विच विल गिव एक्स्ट्रा स्टार इन योर क्रेडिटेबिलिटी, जिससे कि लगेगा कि हाँ आप कुछ इम्पैक्ट ला रहे हो, लाइक नॉर्मल डेवलपर से अलग काम कर रहे हो। और ये होता है हर कंपनी के अंदर। तभी जॉब, कुछ कुछ डेवलपर्स को आप देखोगे कि बहुत टाइम लग जाता है प्रमोशन लेने में, और कुछ डेवलपर्स बहुत कम टाइम में अच्छा पैकेज अर्न कर लेते हैं और ग्रोथ ले लेते हैं। तो वो यही फैक्टर होता है, जो एक्स्ट्रा चीजें होती है ना, जो एडिशनल चीजें होती है, उन पे वो ज्यादा फोकस, मतलब अलग से नहीं कर रहे हैं, वो अपना ही काम ऐसा कर रहे हैं कि वो एक नया फील लेके आ रहे हैं, नया टच लेके आ रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा मायने रखता है एक टीम मैनेजर के लिए, एक प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए। इट गिव अ इंच मोर कंट्रीब्यूशन इनटू द ऐप डेवलपमेंट। तो वो हमेशा ध्यान रखता है, एक टीम लीडर ध्यान रखता है, एक प्रोजेक्ट मैनेजर ध्यान रखता है, और इन एंड आउट वो फायदा करता है कंपनी को। तो कंपनी जरूर उस पर्टिकुलर डेवलपर को फायदा देती है आगे चल के। ठीक है, तो इसलिए अपन को फोकस रखना चाहिए। मैंने आपको बताया कि एज अ डेवलपर आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन साथ साथ इन पे फोकस करोगे तो आप ही को बेटरमेंट मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि जब हम यूआई की बात करते हैं एंड्रॉयड के केस में, तो जैसे हमने लॉजिक पार्ट की बात करी कि जो हम बिहाइंड द सीन जो काम करेंगे कि भाई इस बटन पे क्या काम होगा, ये सब कुछ कैसे होगा, वो हम कॉटलिन में करेंगे। पहले जावा में होता था, अभी भी जावा में कर सकते हो, लेकिन अभी मार्केट में जो डिमांड लैंग्वेज है वो कॉटलिन है। तो हमने कॉटलिन के बेसिक कंपोनेंट्स को देखा, उसमें प्रोग्रामिंग करी। अब हम आ गए हैं यूआई पार्ट के अंदर। तो जो यूआई पार्ट होती है वो डिजाइन की जाती है एक्सएमएल के अंदर। किसी को आइडिया एक्सएमएल क्या है?
Extensive markup language. वेरी गुड. एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज. अब है तो ये लैंग्वेज, ठीक है, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, हमारे यूआई को बिल्ड करने वाले हैं. हालांकि आज एक नया कंपोनेंट भी आ गया है प्रैक्टिस में, विच इज जेटपैक कंपोज. जेटपैक का एक कंपोनेंट है कंपोज नाम से, जिसको भी हम आगे देखने वाले हैं. बट अगर मैं आपको बेसिक चीज बताऊं ना, तो अभी भी लोग इस पे वर्क कर रहे हैं. ये एक नया चीज जरूर आया है, बट इस पे अभी एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं. सारी कंपनी इस पे फुल एंड फ्लैश नहीं जा रही है, धीरे धीरे इस पे जाएगी. और हो सकता है आने वाले टाइम में ऐसा होगा कि भाई फुल फ्लैश ऐप जो है वो कंपोज में बने. बट अभी भी ज्यादातर जो एप्लीकेशंस बन रही है, डेवलप हो रही है, वो आपके एक्सएमएल के थ्रू ही बिल्ड हो रही है. कुछ कुछ कंपोनेंट्स में आसानी के लिए जहां पे रिक्वायरमेंट होती है, वहां पे कंपोज को प्रैक्टिस में लाया जा रहा है और उस पर ज्यादा फंक्शनलिटीज प्रोवाइड की जा रही है. और कंपोज भी और बन रहा है, तैयार हो रहा है, ठीक है. तो ऐसा स्टेबल जब मेरे को लगेगा कि भाई अब एक ऐसा टाइम आ गया जब अब सारी एप्स जो आप कंपोज में ही स्टार्ट कर सकते हो, बड़ी एप्स, छोटी एप्स तो अभी भी बना सकते हो आप, लेकिन बड़ी ऐप पे मैं अभी प्रेफर नहीं करता. तो अभी बेसिक जो कंपोनेंट्स है वो आपका एक्सएमएल के थ्रू ही डिजाइन होता है. कंपोज पे हम आगे चलेंगे, ठीक है. तो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है क्या? ये मार्कअप लैंग्वेज तो है, ये एक तरह से लैंग्वेज तो है, लेकिन ये मार्कअप का मतलब क्या होता है? एक और मार्कअप लैंग्वेज है, पता है आपको? HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. तो जितनी भी मार्कअप लैंग्वेज होती है ना, वो आपके डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए, डेटा को मैनिपुलेट इन द सेंस ऑफ टेक्स्ट को मैनिपुलेट करने के लिए, जो भी आपका डेटा टेक्स्ट फॉर्मेट में दिखता है, उस टेक्स्ट को फॉर्मुलेट करने के लिए मार्कअप लैंग्वेजेस का यूज आया था स्टार्टिंग में, ठीक है. बट ये जो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज आई थी ना, HTML जो आई थी, वो तो आपके हाइपर टेक्स्ट जो टेक्स्ट है उनको मैनेज करने के लिए, जो आपके वेबसाइट्स पे लोड होते हैं, ठीक है, वहां पे मैनेज करने के लिए. लेकिन जो एक्सटेंसिबल थी, उसका एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट है. एक्सटेंसिबल मतलब आप उसको अपने लेवल तक एक्सटेंड कर सकते हो. यहाँ पे आपको प्री डिफाइंड टैग्स मिलते हैं, पता है आपको? यहाँ पे पहले से डिफाइंड टैग्स है, आप खुद के टैग्स नहीं क्रिएट कर सकते. जैसे कि हेड, हेडिंग हो गया, और बेसिक पता नहीं है, जैसे बोल्ड हो गया, टाइटल हो गया, ऐसे मतलब प्री डिफाइंड आपको टैग्स मिलेंगे, जिसमें आप अपनी वैल्यू दो और इस तरीके से टैग को एंड करो, ठीक है. बट एक्सटेंसिबल में क्या होता है? यूजर डिफाइंड टैग्स भी आप बना सकते हो, मतलब खुद के टैग्स आप डिफाइन कर सकते हो और उनको आप यूज कर सकते हो अपने, मतलब आप अपने लेवल पे इसको एक्सटेंड कर सकते हो. इसीलिए इसका नाम पड़ा एक्सटेंसिबल. और इसीलिए स्टार्टिंग में यूज में आया था, XML वाज यूज्ड टू ट्रांसलेट, या ट्रांसलेट कह सकते हो, या कह सकते हो आप टू मैनेज और कैरी डेटा. डेटा को स्टोर करने के लिए और डेटा को मैनेज करने के लिए आपका XML लैंग्वेज यूज में आता था. अभी मैं आपको बताता हूँ कि जब आप API को हिट करते हो ना, API क्या है? आपका एक URL होता है जो एक्चुअल में आपके एक पर्टिकुलर PHP की स्क्रिप्ट को रन करता है ब्राउजर के ऊपर. मतलब ब्राउजर इन द सेंस कि भाई आपका जो डोमेन है, वहां पे जो आपका वेब होस्टिंग कर रखी है, वहां पे आपने एक HTML का, सॉरी, PHP का एक स्क्रिप्ट लगा रखा है. तो API क्या करेगी? PHP बहुत बेसिक चीज बता रहा हूँ, आजकल लोग Node.js, कोड इग्नाइटर, लारावेल, इसमें APIs बनाते हैं. बट बेसिक जो आपकी API का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, कोई भी API डेवलपमेंट सीखता है तो सबसे पहले वो PHP को सीखता है. तो PHP में बेसिकली बनती है इनिशियली, जो मैं बता रहा हूँ. तो एक API जो होती है, URL होती है, जो उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करती है सर्वर के ऊपर, और डेटाबेस से डायरेक्ट कनेक्ट करके जो रिक्वायर्ड डेटा हमको चाहिए होता है, जो हमने API के थ्रू कॉल किया होता है, रिक्वेस्ट करी होती है, वो डेटा लाता है. अब वो डेटा हमको डायरेक्टली नहीं आएगा, एक पैराग्राफ में नहीं मिलेगा, क्योंकि डेटा तो बहुत सारा सेलेक्टेड डेटा हमारे पास में आ गया जो हमको चाहिए था. बट वो एक पैराग्राफ के फॉर्मेट में नहीं आता, एक फॉर्मेट में आता है, जिससे कि मैं उसको आइडेंटिफाई कर सकूं कौन सा डेटा कहाँ पड़ा है. तो सबसे पहले उस डेटा को शो करने के लिए, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेजेस यूज में आती थी. मतलब अगर आप पुरानी API जाके हिट करोगे ना, तो आपको जो रिटर्न में डेटा मिलेगा ना, वो मिलेगा XML फॉर्मेट के अंदर, क्योंकि आप अपने कोर तक उसके कीज को मैनेज कर सकते हो, क्योंकि आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो. तो वहां पे जो कीज, जिसमें वैल्यूज स्टोर होती है डेटा के फॉर्मेट में, उसकी कीज को हम हमारे हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं. अब उसका और सिंपलर वे आ गया है, विच इज अब जो आपको APIs मिलती है, उनका जो रिस्पॉन्स आता है वो JSON फॉर्मेट में आता है, विच इज जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन. बट अगर आप पुरानी APIs अभी भी देखोगे ना, तो पुरानी APIs में दो फॉर्मेट मिलेंगे आपको.
आपको स्लैश करके जेसन लगाओगे तो जेसन फॉर्मेट में वो डेटा आएगा, स्लैश करके एक्सएमएल लगाओगे तो आपको एक्सएमएल फॉर्मेट में वो डेटा मिलेगा। तो इस तरीके से एक्सएमएल की शुरुआत हुई। तो एंड्रॉयड जब बन रहा था तो एंड्रॉयड ने कहा कि यार मेरे को भी ना मेरे अपने खुद के क्या कह सकते हैं एट्रीब्यूट्स देने होंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एंड्रॉयड के कंपोनेंट्स को यूज कर रहे हैं। एंड्रॉयड जब बनाया किसी ने तो उसने वो सारी चीजें डिफाइन कर रखी है कि एंड्रॉयड में कौन सी चीज कैसे दिखेगी। अब जो डेवलपर है जो अपनी ऐप बनाएगा एंड्रॉयड के अंदर, तो वो उन्हीं पर्टिकुलर कंपोनेंट्स को यूज करके बनाएगा। तो जब वो चीज को डिजाइन करेगा तो कुछ ऐसा पर्टिकुलर लैंग्वेज हो जो अपने आप को एक्सटेंड कर सके, मतलब मैं अपने टैग्स उसमें डिफाइन कर सकूं ताकि वो वैल्यूज रन टाइम में वो शोकेस कर सके। तो इसके लिए एंड्रॉयड ने सेलेक्ट किया एक्सएमएल को टू बी योर यूआई पार्ट डिक्लेरेटिव। मतलब जहां यूआई आप डिफाइन करोगे वहां पे आपको एक्सएमएल लैंग्वेज को यूज करके ये चीज को डिफाइन करना होगा। तो आप जो भी रिसोर्स पार्ट देखोगे ना एक्सएमएल के अंदर, वो आपको रिसोर्स पार्ट देखोगे ना एंड्रॉइड के अंदर, वो आपको पूरा का पूरा एक्सएमएल से भरा हुआ मिलेगा। रिसोर्स वाला जो फोल्डर होता है ना उसके अंदर आप आ जाओ, ड्रॉएबल में चले जाओ। अनटिल अनलेस आप एक खुद की फाइल कॉपी कर रहे हो तो एक अलग चीज है, बाकी जो बाय डिफॉल्ट गूगल एंड्रॉइड के फॉर्म में आपको उस रिसोर्स फोल्डर में देगा वो सब एक्सएमएल फॉर्मेट में देगा, क्योंकि वहां पे उसने पहले से कुछ खुद के एंड्रॉइड के लिए तो क्या हो गए, खुद के डिफाइंड हो गए जिनको हम यूज करते हैं। तो एंड्रॉइड के डिफाइंड एट्रीब्यूट्स को आप यूज करते हो सो दैट एंड्रॉइड के अंदर उन पर्टिकुलर कंपोनेंट्स को आप दिखा सको अपनी ऐप के अंदर। तो इसके लिए एंड्रॉइड ने एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज को यूज किया ताकि वो अपने एट्रीब्यूट्स आपके लिए प्रोवाइड कर सके और आप उन एट्रीब्यूट्स को यूज करके अपना एंड्रॉइड ऐप डिफाइन कर सको, यूआई डिफाइन कर सको। ठीक है, अब इन चीजों को बोलते हैं यूआरआई। यूआरआई क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। इसी के अंदर आप पाओगे यूआरएल आता है। यूआरएल इज अ पार्ट ऑफ यूआरआई। यूआरएल क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जब आप यूआरएल हिट करते हो ना ब्राउजर के ऊपर, वो यूनिफॉर्मली आपको रिसोर्स लोकेट करके देता है वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर। ठीक है, तो इट्स अ पार्ट ऑफ यूआरआई। मतलब यूआरएल, ऑल यूआरएल्स आर यूआरआई बट नॉट ऑल यूआरआई आर यूआरएल्स, ये हमेशा याद रखना। यूआरएल इज अ पार्ट ऑफ यूआरआई क्योंकि वो यूनिफॉर्मली रिसोर्स को आइडेंटिफाई कर रहा है। ऐसे बहुत सारे आपको कंपोनेंट मिलेंगे जो यूनिफॉर्मली रिसोर्स को आइडेंटिफाई करते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म के अंदर। एक उनमें सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो हम बहुत डेली बेसिस पे बहुत ज्यादा यूज करते हैं, वो यूआरएल है। तो यूआरएल को हम यूआरआई भी कह सकते हैं। ऐसे ही एक होता है नेम स्पेस यूआरआई, जो हमारे एक्सएमएल में यूज में आता है। अब हुआ क्या ना कि आप एक्सएमएल को तो यूज करोगे आपके एंड्रॉइड के अंदर, लेकिन एट्रीब्यूट्स कौन डिफाइन करेगा कि भाई ये टैग है या ये वाला टैग है आप इसको यूज करो? ये तो कोई प्री डिफाइंड है नहीं। जैसे HTML में है तो HTML ने खुद से अपने हाइपर टेक्स्ट के डेटा को, टेक्स्ट को मैनेज करने के लिए उनके खुद के टैग्स को बना रखा है। ठीक है, वो उसी लैंग्वेज को उन्होंने डिफाइन कर दिया है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने लैंग्वेज को डिफाइन नहीं किया, इन्होंने लैंग्वेज को यूज करते हुए अपने नेम स्पेस डिक्लेरेशन दे दिए, जिसमें आप पाओगे कि यहाँ पे इन्होंने अपने यूआरएल्स जो है वो प्रोवाइड कर रखा है, जहां पे इनके सारे के सारे जो टैग्स हैं, जो एट्रीब्यूट्स हैं, वो डिफाइंड है। किनके? एंड्रॉइड के। अब आपको क्या करना होता है? इनके एट्रीब्यूट्स को यूज करना होता है इन्हीं नेम स्पेस यूआरआई को यूज करते हुए। तो आप इनके क्या कर सकते हो? एट्रीब्यूट्स को यूज कर सकते हो। जैसे हर एक के अलग अलग एट्रीब्यूट्स होंगे। कोई अगर लिस्ट व्यू है तो उसका अलग होगा, कोई अगर जैसे रिलेटिव लेआउट है तो उसके अलग एट्रीब्यूट्स होंगे, एक नॉर्मल व्यू है तो उसके अलग एट्रीब्यूट्स होंगे, एक नॉर्मल व्यू ग्रुप है तो उसके अलग एट्रीब्यूट्स होंगे। तो ऐसे मल्टीपल सबके एट्रीब्यूट्स डिफाइंड है। इनको आप यूज किससे करते हो? इस नेम स्पेस यूआरआई से यूज करते हो। अभी मैं आपको लेके चलूंगा ना एक्सएमएल में तो आपको आइडिया लगेगा। ये स्टार्टिंग की 3 या 2 लाइन के अंदर आपको मिलेगा। अगर आप इसको हटा देते तो आप कोई भी एट्रीब्यूट, एंड्रॉइड प्रोवाइड एट्रीब्यूट नहीं यूज कर पाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन होता है और ये हमेशा स्टार्टिंग में आपका जो भी एक्सएमएल होगा ना, उसका जो सबसे मेन, जो सबसे पहला वाला जो टैग होगा उसके अंदर ये डिक्लेयर्ड होगा। अब समझते हैं कि यार ये टैग क्या होता है। समझना इस चीज को बहुत अच्छे से। टैग हमेशा इस तरीके से डिक्लेयर होता है। ये जो आपको साइंस दिख रहे हैं ग्रेटर देन लेस देन, इनके बीच में हम टैग्स लगाते हैं। टैग्स का डेफिनेशन क्या होता है कि हम यहाँ पे फिक्स कर रहे हैं कि हम यहाँ पे इसकी एट्रीब्यूट देंगे, हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज देंगे, तो वहां पे टैग यूज में आता है। जैसे कि आपने HTML में देखा होगा हेडर, फुटर, ठीक है, टाइटल, बॉडी, तो आप वहां पे एक टैग मेंशन करते हो तो टैग अपने आप में एक प्रॉपर्टी लेके आता है।
ठीक है, और उसके अंदर जो भी चीज आप प्रोवाइड करोगे ना, वो उस पर्टिकुलर टैग के अंडर की वैल्यू होगी जिसको वो रन टाइम में इंप्रोवाइज करेगा उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के अंदर। समझ पा रहे हो? जैसे कि हेड है, तो हेड के अंदर जो मैं चीज लिखूंगा वो हेड की जो एट्रीब्यूट्स है वो सारे उस पर अप्लाई कर देगा। वैसे ही जो चीज या मैं मेंशन करूंगा इसके अंदर जो भी चीज लिखूंगा वो इसकी प्रॉपर्टी को इनिशियलाइज कर देगा। तो ऐसे ही आप देखोगे टैग्स स्टार्ट होते हैं, जो भी आपका टैग है, ठीक है, देन यहाँ पे इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, और फिर आप क्या करते हो, इसको ऐसे क्लोज कर देते हो। एक तो ये डिक्लेरेशन होता है, एक डिक्लेरेशन होता है कि यहाँ पे आपका टैग स्टार्ट हुआ, इसके एट्रीब्यूट्स आए, ठीक है, फिर आपने इसको यहाँ नहीं क्लोज किया, आपने सिर्फ यहाँ पे मतलब एक इसके एट्रीब्यूट्स को क्लोज कर दिया, लेकिन इस पूरे टैग को क्लोज नहीं किया। इस टैग को अलग से क्लोज करना पड़ेगा फिर इस तरीके से। जैसे इसका नाम अगर ए है तो मैं ऐसे ए करके इसको क्लोज करूंगा। तो फिर ये एरिया आपने अलग से क्यों लिया, मतलब यहाँ पे आप इसको ऐसे ही क्लोज कर देते, ये इसलिए लिया ताकि मैं नेस्टिंग कर सकूं, ताकि मैं इसके जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो चाइल्ड पे लगा सकूं। यहीं पे कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है व्यू ग्रुप का एंड व्यू का। कुछ ऐसे कंपोनेंट मिलेंगे जो सिर्फ एक व्यू को हैंडल करते होंगे, कुछ ऐसे कंपोनेंट मिलेंगे जो पूरे के पूरे व्यू ग्रुप को यानी कि मल्टीपल व्यूज को हैंडल करते होंगे। तो आप यहाँ देखते हो कि जैसे लिस्ट है तो वो मल्टीपल व्यूज को हैंडल करता है, टेक्स्ट है तो सिर्फ एक व्यू को हैंडल करता है। तो जो टेक्स्ट होगा, टेक्स्ट व्यू, वो आपको इस तरीके से डिक्लेयर्ड मिलेगा, लिस्ट व्यू होगा वो आपको इस तरीके से डिक्लेयर मिलेगा ताकि अंदर लिस्ट के आइटम आ सके। समझ पा रहे हो? कॉन्सेप्ट समझ में आया? इनको मेनली हम लेआउट्स भी बुलाते हैं। ये व्यू ग्रुप्स कहलाते हैं और ये व्यूज कहलाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम टैग देते हैं, दीज आर दी एट्रीब्यूट्स। ये यहाँ पे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो हम एक पर्टिकुलर टैग को डिफाइन करवाने के लिए करते हैं। और ये जो एट्रीब्यूट्स होते हैं ये एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है, तो ये एंड्रॉइड ने डिफाइन कर रखे हैं, हम उनके डिफाइंड किए गए एट्रीब्यूट्स को यूज कर रहे हैं। HTML में तो क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट के डिफाइंड एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं। यहाँ पे XML के डिफाइंड एट्रीब्यूट्स नहीं है। XML तो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है, तो उसके खुद के नहीं होंगे। जो उसको यूज करना चाहता है वो अपने खुद के एट्रीब्यूट्स मैनेज कर सकता है। तो एंड्रॉइड ने उसको यूज किया और अपने नेम स्पेस URI के थ्रू अपने एट्रीब्यूट्स की वैल्यू वहां पे डिफाइन करी, ताकि जब हम उन पर्टिकुलर टैग्स को यूज करें तो उनके रिस्पेक्टिवली जो भी एट्रीब्यूट्स हैं जो एंड्रॉइड ने डिफाइन कर रखे हैं उनको हम देके हमारी वैल्यूज अप डाउन कर सकते हैं। हम उसको और एक्सप्रेसिव बना सकते हैं, हमारी नीड के हिसाब से हम उसमें चेंजेस ला सकते हैं। समझ पा रहे हो? अभी मैं आपको इसके थ्रू भी दिखाता हूँ, PPT के थ्रू। ठीक है, जो भी अपन ने समझा बेसिक पार्ट हम वापस से एक बार रिवाइज कर लेते हैं थ्रू PPT, जिससे कि आपको एक क्लैरिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, XML स्टैंड्स फॉर एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, जिसको आप एक्सटेंड कर सकते हो। इट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग एंड ट्रांसफरिंग डेटा। बट इनिशियली जब आप XML आई थी तो स्टोर करने के लिए और ट्रांसफर करने के लिए डेटा को यूज में लिया जाता था। आजकल तो वो भी कम हो गया, आजकल जेसन आ गया उसके लिए भी। ठीक है, तो वहाँ आप UI पार्ट में, API पार्ट में देखोगे कि API का जो रिटर्न टाइप है, मतलब जो वैल्यू डेटा जिसमें मिलता है वो आपको जेसन फॉर्मेट में मिलेगा API के अंदर। बट पुरानी APIs आप देखोगे तो आपको दोनों फॉर्म में मिल जाएगा, XML भी अभी भी मिल जाएगा। ठीक है, इट इज अ मार्कअप लैंग्वेज मच लाइक HTML। अनलाइक HTML, XML इज केस सेंसिटिव। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब क्या हुआ, कैपिटल A एंड स्मॉल a आर नॉट इक्वल, अपर केस A एंड लोअर केस A आर नॉट इक्वल। कॉटलिन भी आपका केस सेंसिटिव है, जावा भी आपका केस सेंसिटिव है। तो कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो केस सेंसिटिव नहीं है? अगर आप आगे चलेंगे अपन SQLite देखेंगे, तो SQL इज नॉट अ केस सेंसिटिव। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल अगर मैं स्मॉल लेटर में भी लिख रहा हूं या कैपिटल लेटर में भी लिख रहा हूं तो भी वो उसको आइडेंटिफाई कर लेगा, उस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर देगा। लेकिन अगर मैं कॉटलिन में स्मॉल लेटर से कोई चीज लिख रहा हूं तो उसका मतलब अलग हो सकता है, कैपिटल लेटर से उसका मतलब अलग हो सकता है। ठीक है, रिक्वायर्स ईच टैग इज क्लोज प्रॉपरली। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि टैग ओपन हुआ है, ये हर HTML मतलब हर मार्कअप लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट है। या कोई टैग ओपन हुआ है तो उसको क्लोज करना जरूरी है। एंड प्रिजर्व व्हाइट स्पेस आर नॉट इक्वल। ठीक है, XML tags need not to be predefined like HTML.
देयरफॉर दे आर एक्सटेंसिबल। XML टैग्स को आपको प्री डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती है, आप यूजर डिफाइन भी कर सकता है, जो उसको यूज कर रहा है वो अपनी डेफिनेशन उसको प्रोवाइड कर सकता है, और फिर जो थर्ड पार्टी जो उसको यूज करेगी वो उसको उन पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स को यूज करके अपनी यूआई को बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, a markup language is a language that annotates text so that the computer can manipulate the text। मतलब टेक्स्ट को मैनिपुलेट या फॉर्मुलेट करने के लिए मार्कअप लैंग्वेज का रोल स्टार्ट हुआ था। ठीक है, मोस्ट मार्कअप लैंग्वेज आर ह्यूमन रीडेबल बिकॉज द एनोटेशंस आर रिटन इन अ वे टू डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम टेक्स्ट इटसेल्फ। मतलब ये जो आपको लैंग्वेज दिखेगी ना, बहुत ही सिंपलर टू अंडरस्टैंड होगी। एक नॉर्मल बंदा भी अगर XML या HTML को रीड करता है तो उसके लिए काफी आसान होगा उसको समझना कि भाई यार यहाँ पे क्या लॉजिक लग रहा है या यहाँ पे क्या क्या चीज है। तो ये ह्यूमन रीडेबल होती है क्योंकि इसमें बहुत आसानी से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि आप क्या चीज एक्सपेक्ट कर रहे हो और आप उसमें क्या चीज प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, विच इज की एंड वैल्यू का एट्रीब्यूशन। ठीक है, जिसमें आप एट्रीब्यूट कॉलन फिर जो आपको वैल्यू देनी है इक्वल टू, उसके थ्रू आप वैल्यू दोगे। ठीक है, इट वॉज डिजाइन टू बी सेल्फ डिस्क्रिप्टिव। जो भी अभी मैंने बताया ह्यूमन रीडेबल है, तो वो ह्यूमन रीडेबल वही लैंग्वेज हो सकती है जो सेल्फ डिस्क्रिप्टिव हो, तो कोई भी इंसान उसको आप आसानी से समझ सके, सेल्फ डिस्क्राइब कर सके उसको कि हाँ भाई यहाँ पे क्या काम हो रहा है, मोस्ट ऑफ द केसेस में वो चीज को समझ पाए। तो इसके लिए ये इस तरीके से डिजाइंड होती है कि सेल्फ डिस्क्रिप्टिव हो। ये सारी XML पार्ट की नहीं बात हो रही है, यहाँ पे मार्कअप लैंग्वेज की बात हो रही है। ये जो पूरा पार्ट है ना, मार्कअप के बारे में डिसाइड हो रहा है कि मार्कअप लैंग्वेजेस क्या होती है। ठीक है, we create XML layouts in Android and later alter them with Java logic। तो जो भी हम लेआउट्स में देखेंगे तो वहां XML मिलेगा अपन को, आगे मैं मेन्यू क्रिएट करूंगा, मैं एनिमेशन क्रिएट करूंगा, तो सब जगह जो रिसोर्स के अंदर जितने भी फोल्डर्स आपको मिलेंगे उनमें जो भी आप फाइल्स क्रिएट करोगे वो बाय डिफॉल्ट XML फॉर्मेट में क्रिएट होगी। उनमें अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टैग्स होंगे, डिफरेंट डिफरेंट टैग्स के अलग अलग एट्रीब्यूट्स होंगे जिनको अपन को वैल्यूज देके उनको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, रिसोर्सेज आर द एडिशनल फाइल्स एंड स्टैटिक कंटेंट एंड एप्लीकेशन नीड्स सच एज एनिमेशन, कलर स्कीम, लेआउट्स, मेन्यू लेआउट जिसकी मैंने बात करी अभी, ये सब भी XML फॉर्मेट में मिलेंगे। ईच लेआउट फाइल मस्ट कंटेन वन एंड ओनली वन रूट एलिमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपका जो XML फाइल होता है ना, उसमें एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जिससे आपकी फैमिली में भी एक जैसे ग्रैंडफादर है या ग्रेट ग्रैंडफादर है, तो वो एक सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है, वो सबसे मेन है। उसके बाद में आप सबको ही हो। वैसे ही आपके यूआई के अंदर जब आप XML को डिजाइन कर रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट होगा सबसे पहला वाला टैग। उसी टैग के अंदर बाकी सारे टैग आने चाहिए, उसके बाहर नहीं हो सकते। ऐसे मल्टीपल टैग्स नहीं हो सकते, एक ही रूट हो सकता है आपके। जैसे पेड़ का एक रूट होता है, एक स्टेम होता है, फिर उसके अंदर से बहुत सारे और स्टेम्स ब्रांचेस क्रिएट होते हैं। वैसे ही सेम आपके XML के अंदर भी एक रूट होगा, उसी से और आप नेस्टिंग कर पाओगे, उसके अंदर और चिल्ड्रन, फिर और चिल्ड्रन के अंदर और चिल्ड्रन, फिर उन चिल्ड्रन के अंदर और चिल्ड्रन। तो इस तरीके से आप अपनी पूरी डिजाइन बना पाओगे XML के अंदर। बट स्टार्टिंग इट मस्ट बी विद अ वन एंड ओनली वन रूट एलिमेंट। जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो एक टैग होगा, वो आपका रूट कहलाएगा, जो सबसे पहले स्टार्ट होगा और सबसे एंड में खत्म होगा। ठीक है, अब इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक व्यू और एक व्यू ग्रुप। व्यू क्या होता है, जिनमें आप वहीं टैग को डिक्लेयर किया और वहीं उसको क्लोज कर दिया, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे ये वाला पार्ट, ये व्यू कहलाता है। यहीं पे हमने टैग डिफाइन किया, इसके एट्रीब्यूट्स दिए और यहीं क्लोज कर दिया। एक होता है जिसमें हमने टैग को डिक्लेयर किया, एट्रीब्यूट्स डिफाइन किए और फिर उसको अलग से क्लोज किया ताकि इसके बीच में और फर्दर चाइल्ड आ सके, जिसको हम नेस्टिंग भी कहते हैं। नेस्टिंग इज अ टर्म यूज्ड फ्रॉम नेस्ट। नेस्ट जो होता है वो आपके जैसे बर्ड का आपने देखा होगा, चिड़िया का घोंसला होता है, तो वो नेस्ट कहते हैं उसको। तो उसका रीजन ये होता है, एक पेरेंट अपने चिल्ड्रन के लिए बनाता है, तो इसीलिए ये कहलाएगा पेरेंट और ये सब कहलाएंगे चाइल्ड। तो ऐसा कॉन्सेप्ट जब भी जहां कहीं पे भी आपको देखने को मिले तो उसको हम नेस्टिंग कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आता है व्यू। इट रिप्रेजेंट्स अ रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ स्क्रीन एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्प्लेइंग इन्फॉर्मेशन और कंटेंट। ऑब्वियसली हम कोई यूआई डिजाइन कर रहे हैं तो हम वहां पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाने के लिए, कंटेंट को दिखाने के लिए यूआई बना रहे हैं। तो व्यू का काम ये होता है कि उन चीजों को दिखाने का काम करता है। हर एक का अलग अलग रोल है। टेक्स्ट को दिखाने के लिए एक अलग क्लास है, इमेज को दिखाने के लिए एक अलग क्लास है। क्लास इन द सेंस कि एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट है, एक पर्टिकुलर टैग है, जिसके अंदर हम उन चीजों को डिफाइन करेंगे तो वो चीज को रिप्रेजेंट करेगा उस पर्टिकुलर हमारी यूआई के अंदर। ठीक है जैसे कि टेक्स्ट, इमेजेस, बटन, ऑल आर व्यूज इन एंड्रॉइड। अब इनको कलेक्टिवली अगर एक पर्टिकुलर लेआउट के अंदर रखना है, एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स के अंदर रखना है, तो उसके लिए हम लेआउट को यूज करते हैं, यानी कि व्यू ग्रुप्स को यूज करते हैं। इट इज एसेंशियली एन इनविजिबल कंटेनर। ये इनविजिबल कंटेनर होता है, मतलब ये विजिबल नहीं होता। आप चाहो तो विजिबल कर सकते हो उसको बैकग्राउंड देके,
बट ये बाय डिफॉल्ट विजिबल नहीं होता, इनविजिबल होता है, बाकी सारे व्यूज को बाइंड करके रखता है अपने अंदर। इट इज एसेंशियली एन इनविजिबल कंटेनर दैट होल्ड्स मल्टीपल व्यूज और व्यू ग्रुप्स। ऐसा नहीं कि केवल व्यूज को ही होल्ड करेगा, जैसे कि मैंने अभी नेस्टिंग का कॉन्सेप्ट बताया, एक व्यू ग्रुप के अंदर फिर से एक व्यू ग्रुप आ सकता है, उस व्यू ग्रुप के अंदर फिर से व्यू ग्रुप आ सकता है। जैसे आपके ह्यूमन हायरार्की देखो, दादाजी के बच्चे थे, दादाजी के 3-4 बच्चे हुए, ठीक है, उनमें से भी हर एक बच्चों के और बच्चे हैं। अब आप हो तो आपके भी आगे चल के और बच्चे होंगे, फिर आपके बच्चों के भी और बच्चे होंगे। तो ये वही वाला कॉन्सेप्ट है, नेस्टिंग वाला, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक टैग है तो उसके सिर्फ बच्चे ही हैं, हो सकता है कि एक टैग हो उसके बच्चे ही हो, पर ऐसा भी हो सकता है उस टैग के अंदर फिर से एक व्यू ग्रुप हो, उसके अंदर फिर और बच्चे हो, और हो सकता है उन बच्चों के भी और बच्चे हो। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है कौन होल्ड करता है, व्यू ग्रुप होल्ड करता है। और मोस्ट कॉमन व्यू ग्रुप्स आपको मिलेंगे लिस्ट व्यू, ग्रिड व्यू, टेबल लेआउट, ठीक है। इनको लेआउट्स के थ्रू भी हम डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि रिलेटिव लेआउट, लीनियर लेआउट, कंस्ट्रेंट लेआउट, ठीक है, लेआउट्स में भी काम में आता है। इट इज अ रूट एलिमेंट ऑफ एक्सएमएल। रूट व्यू जो होता है सबसे पहले लगता है और रूट एलिमेंट होता है, और मोस्ट कॉमन जो रूट एलिमेंट बनते हैं वो आपके लेआउट्स होते हैं, जैसे लीनियर लेआउट, रिलेटिव लेआउट, फ्रेम लेआउट, कोऑर्डिनेटर लेआउट, कंस्ट्रेंट लेआउट। हर एक की एक प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी अगर हमको हमारे यूआई में दिख रही है कि भाई हमको ऐसा डिजाइन करना है, तो हम उस प्रॉपर्टी के लिए एक पर्टिकुलर लेआउट को कॉल करेंगे, उस लेआउट को डिजाइन करेंगे ताकि हम कम समय में वो चीज को अचीव कर सकें। समझ पा रहे हो? जब हम प्रैक्टिकली इन चीजों को डेवलप करेंगे ना, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर है ये चीज? और आप यहाँ देख सकते हो कि ये जो आपका सबसे स्टार्टिंग वाला पार्ट है, देखो ये यहाँ ओपन हुआ है, यहाँ क्लोज हो रहा है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, रूट व्यू कहलाएगा। दिस विल बी नोन एज रूट व्यू, ठीक है। ये इसके चिल्ड्रन होंगे, दैट मींस व्यू। और आप देखो ये यहाँ स्टार्ट हो रहा है और यहीं क्लोज हो रहा है, तो इसके चाइल्ड नहीं हो सकते। जो भी व्यूज होते हैं उनके चाइल्ड नहीं हो सकते, लेकिन जो व्यू ग्रुप्स होते हैं उनके चाइल्ड हो सकते हैं। तो ये लीनियर लेआउट है, ये एक व्यू ग्रुप है, ये अपने अंदर मल्टीपल और चाइल्ड को कंज्यूम कर सकता है। तो देखो ये यहाँ पे क्लोज नहीं हुआ, ये कहाँ क्लोज हुआ, यहाँ क्लोज हुआ। और ये ऐसा एकमात्र ही हो सकता है, इसके अंदर आप और बना सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि ये खत्म हुआ इसके नीचे एक और बना दो, क्योंकि जैसे हमने बताया एक और एक, केवल एक ही आप रूट व्यू बना सकते हो। तो इस एक्सएमएल के अंदर अगर आपने लीनियर लेआउट ले लिया है, तो अब सब सारी चीजें जो इस लीनियर लेआउट के अंदर ही आएगी। हाँ, इस लीनियर के अंदर और आप मल्टीपल लेआउट ले सकते हो और मल्टीपल चिल्ड्रन ले सकते हो, बट इट विल बी वन ओनली वन, ये एक ही रहेगा। ऐसा नहीं कि आप यहाँ मल्टीपल बना सको। अभी मैं करके भी दिखाऊंगा आपको कि कैसी एरर आती है, ठीक है। और आप यहाँ देख सकते हो कि रूट व्यू है, ये एक लेआउट है, और लेआउट के अंदर फिर से देखो मैंने एक लेआउट लगा रखा है। मेरे को ऐसा ग्रिड पैटर्न चाहिए था, तो ये जो व्हाइट स्पेस है ये पूरा होल्ड किया जा रहा है आपके लीनियर लेआउट के द्वारा। और लीनियर लेआउट के सेंटर में देखो ग्रेविटी लगा रखी है सेंटर में, तो ये जो चाइल्ड है ये इसके सेंटर में लगेगा। और सेंटर में कैसा डिजाइन बन रहा है, रो काउंट 3, कॉलम काउंट 3, 3x3 का एक ग्रिड लेआउट बन रहा है, जिससे कि आपका ऐसा बन रहा है। और ये सब क्या है, बटन है, तो ये बटन बन गए आपके 3x3 के फॉर्मेशन में। तो ये लेआउट है आपका लीनियर लेआउट, इसके अंदर ये ग्रिड लेआउट है। और ये सेंटर पे क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने लीनियर के अंदर एक एट्रीब्यूट लगा रखा है कि इसका चाइल्ड की ग्रेविटी सेंटर होगी। ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट भी मैं आगे समझाऊंगा। सेम मतलब है जो हमारे रियल लाइफ में ग्रेविटी का मतलब है ना, आज हमारे धरती के ऊपर ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल पुल है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसको हम गुरुत्वाकर्षण भी कहते हैं। इसी वजह से हम धरती पे चल पाते हैं, क्योंकि हमारा एक फ्रिक्शन भी लग रहा होता है, और हम उस फ्रिक्शन की वजह से धरती पे आसानी से चल पा रहे हैं, फ्लोट नहीं कर रहे हैं। आप मून पे जाओ, वहां पे ग्रेविटेशनल पुल कम है, तो वहां पे आप फ्लोट करोगे। समझ पा रहे हो? तो ग्रेविटेशन का मतलब होता है मैग्नेटिक फोर्स। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, इस ग्रेविटी का यहाँ रोल क्या है, इस ग्रेविटी का ये रोल है कि इस लेआउट के अंदर मैंने ग्रेविटी लगा दी सेंटर में। तो आप समझो ग्रेविटी मतलब एक मैग्नेटिक फोर्स सेंटर में लगा दिया, तो इसके जितने भी चिल्ड्रन होंगे ना वो कहाँ आ जाएंगे, सेंटर में आ जाएंगे। यही अगर मैंने ग्रेविटी टॉप पे लगा दी होती तो ये टॉप में चले जाएंगे, बॉटम पे लगा दी तो ये बॉटम में चले जाएंगे। जैसे आपने बहुत पहले बचपन में गेम किया होगा ऐसा, मैजिक, जिसको मैजिक कहा होगा आपने, पेपर के पीछे एक छोटा सा मैग्नेट लिया और बहुत सारी पिन्स पेपर के आगे रख दी। अब सामने वाले को लग रहा है यार पिन्स पेपर पे हवा पे कैसे फ्लोट हो रही है, बट आप एक्चुअल में पीछे क्या कर रहे हो, उस पेपर के पीछे एक छोटा सा मैग्नेट लेके उस मैग्नेट को मूव कर रहे हो। तो जिस डायरेक्शन में आप पेज के ऊपर उस मैग्नेट को मूव कर रहे थे, उसी डायरेक्शन में उस पेज के आगे पड़े पिन्स वो मैग्नेट को, क्योंकि मैग्नेट उनको खींच रहा है, तो जहां जहां मैग्नेट जाएगा वो पिन्स भी उस डायरेक्शन में जा रही है। तो बाकी सबको ऐसा लगेगा कि आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, बट एक्चुअल में आप उस मैग्नेट को मूव कर रहे हो, जिससे कि पिन्स ऑटोमेटिकली मूव हो रही है उस पेज के अंदर। वैसा ही सेम यहाँ पे, इसलिए इसका नाम पड़ा ग्रेविटी। तो हर चीज का ना एक मतलब है, नाम से आपको उसका डेफिनेशन समझ में आ जाएगा। और इसी तरीके से हम याद भी रखते हैं, क्योंकि ये एट्रीब्यूट्स को याद रखना इतना
मतलब वो नहीं है कि आपको रटना पड़ेगा, आपको लॉजिक समझना पड़ेगा कि हर एक चीज का एक रोल है। उस रोल को अगर आपको एग्जीक्यूट करवाना है तो उससे रिलेटेड उसका नाम क्या हो सकता है, बस उस नाम को आपको रिकॉल करना है, उसको एज एट्रीब्यूट यूज करना है, तो आप पर्टिकुलर उस पर एट्रीब्यूट को रिफ्लेक्ट करवा पाओगे अपनी एक्सएमएल के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा हुआ एक पीपीटी। एक और है जिसमें हम नेम स्पेस को समझेंगे। विजिबल है आपको? ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे ना तो आपको किन्हीं की भी झंझट नहीं आएगी, लेकिन ड्रैग एंड ड्रॉप से ना आप इफेक्टिव यूआईज नहीं बना सकते। अगर आपको कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स डिजाइन करनी है, इफेक्टिव यूआई बनानी है, तो आपको एक्सएमएल में जाना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। अभी आप शॉर्ट पे रह सकते हो, क्योंकि कई बच्चे मेरे को कहते हैं स्टार्टिंग में कि सर हम जावा कॉटलिन कर रहे हैं, तो फिर हम एक्सएमएल में जब ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन है तो हम क्यों ना ड्रैग एंड ड्रॉप ही करें। कर सकते हो, बट आफ्टर एंड ऑल जब आप एक अच्छे डेवलपर बन जाओगे, आपको 1 साल में 6 महीने में पता लग जाएगा कि व्हाट प्रैक्टिकलिटी इट ब्रिंग्स जब आप कोड के थ्रू डिजाइन करते हो रेदर देन ड्रैग ड्रॉप। ठीक है, तो अगर आप प्रैक्टिकली सोचते हो और आप कम टाइम में कोई चीज को डिजाइन करना चाहते हो तो आप हमेशा एक्सएमएल को प्रीफर करोगे। लेकिन अगर आपको कोड से बचना है बट वो टाइम आपका बहुत ज्यादा कंज्यूम कर लेगा, तो आप किस पे जा सकते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप पे भी जा सकते हो। तो इनिशियली ये बहुत ज्यादा एक्साइट करता है नए डेवलपर्स को, तो एक टाइम के बाद में उनको भी आइडिया लग जाता है कि विच इज द बेटर वे। ठीक है, हाँ कहीं कहीं जगह पे आपको जरूरत पड़ेगी तो वहां पे आपका ड्रैग एंड ड्रॉप भी बेटर रहेगा। जैसे कंस्ट्रेंट लेआउट में कुछ कुछ चीजें हैं जहाँ पे हमारा टाइम बच सकता है, तो हम वहां पे ड्रैग एंड ड्रॉप को यूज करेंगे। लेकिन एज बीइंग अ कॉमन लेआउट जो एंड्रॉइड में यूज में आते हैं, उनको मैनेज करने के लिए हम ज्यादातर कोड लिख के करेंगे, ताकि हमको बेसिक फंक्शनलिटी क्लियर रहे। ठीक है, अब इसके अंदर आते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ आएगा आपका XLMNS कॉलन। यहाँ पे होता है आपका नेम स्पेस यूआरआई। आप एक यूआरआई को नेम दे रहे हो यहाँ पे। ठीक है, यूआरआई क्या है, एक यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर है। तो हम एक यहाँ पे यूआरएल मेंशन करेंगे जहाँ पे आपके सारे एट्रीब्यूट्स डिफाइंड है। उसको हम इस एट्रीब्यूट के अंदर, इस XML/NS के अंदर जो आपका नेम स्पेस है इसमें डिफाइन कर देंगे, ताकि मैं इस पूरे XML के अंदर उस नाम से उन सारे एट्रीब्यूट्स को गैदर कर सकूं। In computing, it is a string of character used to identify a name of resource. तो resource defined है, उनको identify करने के लिए use में आता है। Such identifications enables interaction with representations of the resource over the network, typically World Wide Web using specific protocol. कि URI की बात हो रही है जो URLs के use में काम में आता है, बट हमारे केस में यहाँ पे इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे केस में ऑफलाइन भी हम उस चीज को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, फिर ये आता है आपका यहाँ पे XMLNS prefix equals to URI। ये प्रीफिक्स आप डिफाइन कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट ये एंड्रॉइड नाम से होता है। ठीक है, एक ऐप नाम से होता है और एक टूल्स नाम से होता है। ये 3 कॉमन XMLNS नेम स्पेस URI एंड्रॉइड में यूज की जाती है। इन तीनों का डिफरेंट डिफरेंट रोल होता है, लेकिन सबसे जो कॉमन और पॉपुलर है प्रीफिक्स वो है आपका एंड्रॉइड। अब अगर जैसे कि आप में से मैं किसी एक का नाम जैसे कि रितेश है, तो मैं यहाँ पे रितेश लिख सकता हूँ। ठीक है, एंड जहां पे भी मैं नीचे जितने भी एट्रीब्यूट्स रिकॉल करूंगा ना, मैं उस प्रीफिक्स से कॉल करना पड़ेगा, तो मैं रितेश कॉलन उन एट्रीब्यूट्स को कॉल करूंगा। ठीक है, अभी मैं वो करके भी दिखाऊंगा आपको। तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये वो नेम स्पेस यूआरआई होती है, http://schemas.android.com/apk/resource/android एंड देन :id। दिस इज द आईडी एट्रीब्यूट जो वहां पे डिफाइंड है। ऐसे बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं जो वहां पे डिफाइंड है, जिनको हम यूज करेंगे ताकि हम हमारे लेआउट्स को, व्यूज को इनिशियलाइज कर सके, हम उनको सेटअप कर सके हमारे यूआई के अंदर, उनके जो रोल्स हैं उनको डिफाइन कर सके। ठीक है, द मोस्ट कॉमन यूआरआई इज द यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जैसा कि मैंने आपको बताया, यूआरएल व्हिच आइडेंटिफाइज एन इंटरनेट डोमेन एड्रेस। अनदर नॉट सो कॉमन टाइप ऑफ यूआरआई इज नोन एज यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम, यूआरएन। तो यूआरएन भी होता है, यूआरएल होता है, ये सब यूआरआई के पार्ट है, यूनिफॉर्मली रिसोर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए काम में आता है। ठीक है, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, XMLNS नेमस्पेस। XML namespaces are used to provide uniquely named elements and attributes in XML document। XML के डॉक्यूमेंट में जो एंड्रॉइड ने अपने यूनिक एट्रीब्यूट्स को डिफाइन कर रखा है, एलिमेंट्स को डिफाइन कर रहा है, उनको यूज करने के लिए हमको इनकी जरूरत पड़ती है। तो ऐसा आप पाओगे XMLNS एंड्रॉइड डिस्क्राइब्स द एंड्रॉइड नेमस्पेस। तो एंड्रॉइड के जितने भी एट्रीब्यूट्स कॉमनली लेआउट में यूज में आते हैं वो आपको इस यूआरआई से मिलेगा। अभी वो यूआरआई भी बताऊंगा, ये तो प्रीफिक्स है एंड्रॉइड, आप इस पे कोई भी नाम रख सकते हो। Also, suppose we write our own text view widget with different features compared to Android text view. Android namespace helps to distinguish between our custom text view widget and Android text view widget.
अब इसका कॉन्सेप्ट समझ में आता है आपको XMLNS ऐप से। आगे चल के हम लाइब्रेरीज को यूज करेंगे। लाइब्रेरीज क्या है, और कुछ नहीं है, कुछ तो एंड्रॉइड ने पैकेजेस बनाए जिनको हम यूज करके हमारा काम आसान कर सकते हैं। जैसे हमको कोई ग्राफ बनाना है, जैसे हमको एक नॉर्मल आइडिया बताता हूँ मैं आपको लाइब्रेरी का, कि जैसे हमको कैलेंडर बनाना है। अब बाय डिफॉल्ट जो एंड्रॉइड में कैलेंडर मिलता है वो बहुत आउटडेटेड डिजाइन है। सपोज दैट मेरे को बहुत ही नई यूनिक डिजाइन चाहिए, तो मैं खुद का कैलेंडर भी बना सकता हूँ। कैलेंडर में केवल यूआई का काम नहीं होगा, लॉजिक भी लगाना पड़ेगा, 365 डेज का, 366 डेज का, समझ रहे हो, लीप ईयर वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। फिर उसके अंदर मेरे को वीक मंथ्स का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, फिर वीक्स का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, और इस तरीके से मैं अपना कैलेंडर भी बना लूंगा। ठीक है, बट पहली चीज क्या होगी, इसमें मेरा टाइम जाएगा। दूसरी चीज, इसमें मैं अननेसेसरी कोड लिख रहा हूँ जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी एक कैलेंडर को डिफाइन करने के लिए। कैलेंडर पहले से डिफाइंड है, ठीक है, मेरे को सिर्फ उसको कस्टमाइज करना था, लेकिन मेरे पास कोई और अल्टरनेट सोर्स नहीं था, तो मैंने पूरा का पूरा कैलेंडर खुद ही बना दिया। उसमें मेरा टाइम भी गया और मेरा सोर्स भी गया। अब इसके केस में क्या होता है, कई ऐसे डेवलपर्स हैं जिनको इनिशियल मोमेंट पे ये प्रॉब्लम आई होगी। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, कैलेंडर बनाया और उनको एज ए लाइब्रेरी शोकेस कर दिया गिटहब के ऊपर। मोस्ट प्रोबेबली आपको गिटहब पे मिलेगी ज्यादा से ज्यादा लाइब्रेरीज। अब आप क्या करोगे, वहां लाइब्रेरीज में मतलब गिटहब पे जाओगे, उन जो आपको लाइब्रेरीज चाहिए, जैसे किसी ने कैलेंडर की लाइब्रेरी बना रखी है आपके हिसाब से, और वो आपको कस्टमाइजेशन का भी ऑप्शन दे रहा है कि एक कैलेंडर व्यू है, जैसे टेक्स्ट व्यू एंड्रॉइड का है ना, वैसे उसने अपना खुद का एक कैलेंडर व्यू बना दिया। अब आप उस कैलेंडर व्यू को यूज करके अपना कस्टमाइजेशन कर सकते हो। तो वो जो कैलेंडर व्यू के अंदर जो एट्रीब्यूट्स होंगे वो किसके डिफाइंड है, वो उस पर्टिकुलर डेवलपर ने डिफाइन किए होंगे अपने एक्सएमएल के लिए। यही खासियत है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज की। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये वो यही कह रहा है, कस्टम टेक्स्ट ट्यूब भी बना सकते हो, मतलब मैं खुद का टेक्स्ट ट्यूब बना सकता हूँ, उसमें खुद का एक नया एट्रीब्यूट डिफाइन कर सकता हूँ, जिसको कोई दूसरा, अगर मेरा कोई दूसरा डेवलपर है, जो मेरा कलीग डेवलपर है, कलीग किसको कहेंगे हम, जैसे हम सब डेवलपर्स हैं, ठीक है, मैं भी डेवलपर हूँ, आप भी डेवलपर हो, तो हम आपस में क्या हो गए, कलीग हो गए। अब मैं आपको शायद जानता नहीं हूँ, बट मैंने एक ऐसी लाइब्रेरी बनाई जिसकी हेल्प से आप अपना काम आसान कर सकते हो एंड्रॉइड के अंदर। तो दिस इज वे आई एम हेल्पिंग माई कलीग्स। ठीक है, तो ये होता है डेवलपर को हेल्प करना। एक होता है कि आप ऐप लिख के, कोड लिख के ऐप बना रहे हो जो आपके यूजर को बेनिफिट कर रहा है, यूजर की रीच, मतलब यूजर के प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर रहा है। लेकिन आप कुछ ऐसा भी कोड लिख सकते हो जिससे कि जो यूजर की हेल्प करने के लिए एप्स बना रहे हैं उनकी हेल्प हो सके। तो दिस इज नोन एज कंट्रीब्यूटिंग टू द कम्युनिटी व्हाइल मेकिंग योर ओन लाइब्रेरीज पैकेजेस। ठीक है, और उनको हम यूज करते हैं जब हम भी जब आगे ऐप डेवलप करेंगे, तो हम भी बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स होंगे जो हम एज अ लाइब्रेरी या एज अ पैकेज ही यूज कर रहे होंगे। ठीक है, तो उनमें उनके खुद के एट्रीब्यूट्स होंगे जो उन्होंने खुद ने डिफाइन किए होंगे, और कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे जो एंड्रॉइड के डिफाइंड होंगे। तो इन सबको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो उसमें फर्क होता है कि जो आप ये वाला नेम स्पेस यूआरएल देखो ना एंड्रॉइड के साथ में, वो एंड्रॉइड के एट्रीब्यूट्स को गेट करने के लिए होगा। जो आपको अदर प्लेटफॉर्म, थर्ड पार्टी पैकेजेस, लाइब्रेरीज, इनके जो एट्रीब्यूट्स गेट करने हैं, तो उनके लिए आप यूज करोगे एक्सएमएलएस कॉलन एप्स वाली एक यूआरआई होगी, उसको हम यूज करेंगे। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कि आईडी हो गया, विड्थ हाइट हो गया, टेक्स्ट हो गया, तो बहुत कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं ये। इसके अलावा भी बहुत सारे हजारों एट्रीब्यूट्स हैं जो हर एक पर्टिकुलर व्यू ग्रुप के अंदर या व्यू के अंदर अपने खुद के डिफाइंड है, उनको हम यूज करेंगे एज अ पार्ट ऑफ एंड्रॉइड एट्रीब्यूट। फिर आगे चल के हम लाइब्रेरी को जब यूज करेंगे, तो लाइब्रेरी के जो आपके कंपोनेंट हैं, उनके जो एट्रीब्यूट्स हैं, उनको भी हम यूज करेंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ एक्सएमएल के अंदर। ये हमारा जो बेसिक पार्ट था जो हमको समझना था वो हमने समझ लिया। ठीक है, एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया, और सबसे पहले हम चलेंगे इसके एक्सएमएल पार्ट के ऊपर। ये आज हम एक्सएमएल को देखने वाला है, जितना भी अपन देखा सब आपको यहाँ पे समझ में आने वाला है। एक सेकेंड।
मैंने इसको भी लेटेस्ट अपडेट किया ना, उसके वजह से ये हो रहा है। ठीक है। तो अभी हम यहाँ देख सकते हैं, या यहाँ देखो 3 ऑप्शन आते हैं, कोड, स्प्लिट एंड डिजाइन। यहाँ पे आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, ऐसे पकड़ के इधर प्लेस कर दिया। ड्रैग करना इसको कहते हैं खींचना, ड्रैग, और इसको कहते हैं ड्रॉप करना। ठीक है, तो इस तरीके से हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, और जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे ना वो आपको यहाँ दिखेंगे राइट हैंड साइड में। यहाँ पे आप इन एट्रीब्यूट्स में सर्च भी कर सकते हो। हम ड्रैग एंड ड्रॉप भी एक क्लास में लूंगा जिसमें अपन ड्रैग एंड ड्रॉप भी सीखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका कंपोनेंट ट्री होगा, आपको पता लग जाए कौन किसके अंदर है। ठीक है, पर सबसे बेटर तरीका जो मेरे को लगता है वो ये लगता है स्प्लिट वाला। इधर आपका यूआई दिखेगा, इसको आप जूम इन कर सकते हो। ठीक है, और ये 2 लेआउट्स में दिखता है, एक आपका ब्लूप्रिंट होता है और एक आपका एक्चुअल में जो यूआई दिखेगा वो ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे तो सबसे पहले ना एक्सएमएल जब भी डिफाइंड होगा तो एक्सएमएल के ऊपर ये लाइन जरूर आएगी। ये एक्सएमएल को डिफाइन करने के लिए एक्सएमएल का वर्जन और उसका एनकोडिंग। ठीक है, तो ये आप हर एक्सएमएल फाइल के ऊपर पाओगे। तो ये एक्सएमएल का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। उसके बाद में आपको जो भी आपका लेआउट लेना है। ठीक है, अब लेआउट लेने के लिए जैसे कि अभी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आप देख रहे हो कंस्ट्रेंट लेआउट है। ठीक है, आप कोई भी लेआउट ले सकते हो, जैसे मेरे को जो भी लेआउट लेना है, इट डजंट मैटर कि आप कौन सा लेआउट ले रहे हो, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको अपने यूआई में क्या चाहिए। अगर कंस्टेंट लेआउट चाहिए तो आप कंस्टेंट लेआउट यूज करोगे, आपको रिलेटिव चाहिए तो रिलेटिव, लीनियर चाहिए तो लीनियर, आपको ग्रिड चाहिए तो ग्रिड, आपको कोऑर्डिनेटर चाहिए तो कोऑर्डिनेटर, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक टैग है, तो हम बेसिक कंपोनेंट्स पे जाएंगे पहले। तो रिलेटिव लेआउट लिया यहाँ पे, और आप यहाँ देख सकते हो कि एक टैग स्टार्ट हुआ है और ये सारे इसके एट्रीब्यूट्स हैं। अब हर एक एट्रीब्यूट को अच्छे से समझेंगे, पता है आपको, फिर अपन आगे चलेंगे। तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ। अभी आप इसको अलग से क्लोज नहीं करेंगे, अपन ऐसे ही क्लोज करते हैं इसको। ठीक है, हालांकि इसका कोई सेंस नहीं बनता क्योंकि जो आपका रूट एलिमेंट होगा हमेशा वो अलग से एंड होगा, क्योंकि उसके अंदर तभी तो नए कंपोनेंट्स आ पाएंगे। अगर मैं इसको यहीं क्लोज कर दिया तो फिर इसमें यूआई डिजाइन क्या करूंगा। जैसे आप पेंटिंग करते हो या किसी को पेंटिंग करते देखते हो तो वो क्या कहता है कि मेरे को कैनवास दो। एक पेपर होता है जिसपे वो, जिसको वो कैनवास कहता है, उसके ऊपर वो चीजें ड्रॉ करता है। तो ये आपका एक कैनवास है। तो अगर कैनवास को मैंने ले लिया और उसके अंदर मैं चाइल्ड नहीं बना पा रहा हूँ तो कोई सेंस नहीं है। तो चाइल्ड नहीं बनाने के लिए हमने यहीं पे क्लोज किया था, अब बनाना है तो हम इसके अलग से क्लोज करेंगे। ऐसे अलग से क्लोज करेंगे तो यहाँ पे एक स्पेस क्रिएट हो जाएगी। अब ये स्पेस में आप जितने भी चाइल्ड क्रिएट करोगे वो इसके चाइल्ड होंगे। मतलब यहाँ पे जो भी व्यूज या व्यू ग्रुप क्रिएट करोगे वो हमेशा रिलेटिव, इस रिलेटिव लेआउट के चाइल्ड होंगे, इस रिलेटिव के। ठीक है, अब नई चीज क्या है यहाँ पे देखो, हर एक जो व्यू होता है ना आपका, अब कौन मुझे बताएगा कि जो आपका फोन का व्यू होता है वो 2D होता है कि 3D होता है कि 1D होता है। गुड यश, 2D 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 होता है। आइडिया है आपको 1D 2D 3D में क्या डिफरेंस होता है? देखो ये होता है डायरेक्शन, 1 डायरेक्शन, 2 डायरेक्शन, 3 डायरेक्शन। ठीक है, अब मैं बताता हूँ 1 डायरेक्शन क्या होता है। 1 डायरेक्शन मतलब आप जिसमें एक ही दिशा में चल सको, या तो आगे या पीछे या ऊपर या नीचे, सिर्फ एक दिशा में आप जा सकते हो। ठीक है, अब आता है 2D जो सबसे कॉमन होता है, जिसमें आप आगे भी जा सकते हो, पीछे भी जा सकते हो, लेफ्ट में भी जा सकते हो, राइट में भी जा सकते हो। तो आप 2 डायरेक्शन में जा सकते हो, एक एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में, जो कि आपको मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप पेन पे कुछ लिख रहे हो तो वो भी एक 2D है। ठीक है, मतलब आप कुछ ड्रॉ कर रहे हो। हालांकि अब कोई कहेगा कि यार पेन की भी जो इंक है उसकी भी एक थिकनेस हो सकती है, तो थिकनेस उसकी हाइट हो सकती है, बट उतना डिटेल में नहीं जाएंगे अपन। पेपर की भी एक थिकनेस हो सकती है, तो वो 3D हो गया। ऐसे देखे तो वो 3D हो सकता है, बहुत जूम करके देखोगे तो पेपर की एक थिकनेस है, तो पेपर एक 3D प्लेटफॉर्म हो गया।
ठीक है। बट जब हम लिख रहे हैं या कुछ भी ड्रॉ कर रहे हैं तो वहां पे वो 2D इसलिए कहलाता है क्योंकि एक्चुअल में वो नेग्लिजिबल है, उसकी जो हाइट है, उसकी डेप्थ जो है। तो इसलिए हम पेन को इधर से इधर ड्रॉ कर सकते हैं या ऊपर से नीचे ड्रॉ कर सकते हैं। हम कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि ड्रॉ करते करते हम पेन को बाहर लिया है पेपर से या पेपर के अंदर ले जाए पूरा। ऐसे आजकल आप देखोगे 3D पेन्स आ रहे हैं जो ऐसे लिक्विड से बने होते हैं कि वो मेल्टेड होते हैं और जैसे ही वो हवा से इंटरेक्ट होता है तो वो सूख जाते हैं और सूख के सॉलिड बन जाते हैं। तो आपने ऐसे मार्केट में देखा होगा कि एक पेन आया है 3D पेन करके, जिसमें आप ऐसे कोई भी बंदा पहले यहाँ से एक पॉइंट लेता है और यहाँ ड्रॉ करता है, फिर इस पॉइंट से पकड़ के उठाता है बाहर की तरफ, तो वो एक लाइन हवा में ड्रॉ हो रही होती है। वो इसलिए हो रही होती है कि वो जब ड्रॉ कर रहा होता है ना तब तो वो गीला होता है, लेकिन जैसे ही वो हवा के टच में आता है तो वो सॉलिड हो जाता है और इसलिए वो एक ड्रॉ लाइन हवा में, मतलब बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, तो उसको हम 3D पेन बोलते हैं क्योंकि अब वो तीसरी डायरेक्शन में भी चला पा रहा है। बट ऐसा नॉर्मली हमारे फोन में तो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि फोन की स्क्रीन में जो भी कंटेंट है उसमें ना तो आप किसी ऑब्जेक्ट को फोन के अंदर ले जा सकते हो मतलब डेप्थ में, ना उसके ऑब्जेक्ट को फोन से बाहर ला सकते हो। अगर ऐसा होता तो 3D स्पेस होता। ऐसा नहीं है, तो आप ऑब्जेक्ट को सिर्फ लेफ्ट और राइट एरिया में ले जा सकते हो या टॉप या बॉटम में ले जा सकते हो। तो दो डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। इसलिए जो भी दो डायरेक्शन में चीजें होती है वो हमेशा एरिया को कवर करती है। जो तीन डायरेक्शन में होती है वो हमेशा मास को कवर करती है, वॉल्यूम को कवर करती है। ये आपने देखा होगा, हम सबका एक वेट है, मास है, हम एरिया कवर नहीं करते, हम वॉल्यूम कवर करते हैं। हम एयर को डिस्प्लेस करते हैं। अगर आपको अपना वेट निकालना होता है तो हम, अगर आपको थोड़ा सा मैं फिजिक्स की तरफ ले जाता हूँ, तो आप एक रूम फुल ऑफ एयर पैक्ड हो, उसके अंदर आप हो, तो आपको क्या मतलब एक इंसान को कैसे पता चलेगा कि इसका मास कितना है? तो उस रूम का जितना वॉल्यूम है उतना उस रूम के अंदर का एयर का वॉल्यूम हुआ। फिर उसमें से आपने जितना एयर को डिस्प्लेस कर दिया जब आप उस रूम के अंदर हो, तो जितनी एयर आपने डिस्प्लेस करी वो एक्चुअल में आपका वॉल्यूम बन गया। उसी वॉल्यूम से आपका मास क्रिएट होता है। एंड मास एक्चुअल में आपका एक्चुअल वेट है, मतलब एक्चुअल में मास है, मतलब आपका जो क्या कह सकते हैं, मैटर है, जो आपका खुद का मैटर है, जो जो वॉल्यूम है वो है। बट क्योंकि हमारे ऊपर एक ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है, तो उस ग्रेविटेशनल पुल की वजह से हमारा एक वेट क्रिएट होता है जो कि मास से थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि हम एक फोर्स के साथ में धरती से चिपके हुए, तो हमारा वेट ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि हमारा एक ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है। आप जब वेट वेइंग मशीन के ऊपर खड़े होते हो, देखा है आपने वेइंग मशीन के ऊपर अपना वेट नापते हो, तो वहां पे ना एक तो वेट आपका जो एक्चुअल में वेट है वो आ रहा होता है, लेकिन उससे हमेशा ज्यादा आएगा वो। क्यों आएगा? क्योंकि आपके ग्रेविटेशनल पुल है जो उसको नीचे की तरफ खींच रहा है। जब किसी भी वेट को हम नीचे की तरफ खींचते हैं तो उस पर्टिकुलर वेट का, उस पर्टिकुलर मास का वेट बढ़ जाता है। ठीक है, इसीलिए आप देखोगे कि आपका जो वेट है यहाँ पे धरती के ऊपर वो कम है, मतलब ज्यादा है। अगर आप ऐसी जगह पे जाओगे जहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल कम है तो वहां पे आपका वेट कम हो जाएगा। वहां वेइंग मशीन ले जाना, जैसे मून पे ले जाना वेइंग मशीन, और वहां पे आप अपना वेट नापना, आपका वेट कम आएगा। आप किसी ऐसी जगह पे जाना जहाँ पे कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, तो आपका एक्चुअल में जो वॉल्यूम होगा वो आएगा। समझ पा रहे हो? तो मैं ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूँ? मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब हम 3D स्पेस में होते हैं तो हमारा वॉल्यूम होता है, यानी कि 3 डायमेंशनल होता है। ठीक है, तो हम वहां पे वॉल्यूम क्रिएट करते हैं। लेकिन जब हम 2 स्पेस में होते हैं, 2D स्पेस में होते हैं, तो वहां एरिया क्रिएट करते हैं। और एरिया क्रिएट करने के लिए दो इंपॉर्टेंट डायरेक्शन जरूरी होते हैं, वो होता है आपका विड्थ और हाइट। इसीलिए ये दो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट आपको हर व्यू में, हर व्यू ग्रुप में मिलेंगे कि भाई साहब आपने यहाँ पे जो व्यू या लेआउट लिया है वो कितना एरिया कवर करेगा इस पर्टिकुलर जगह का। ठीक है, तो ये जो विड्थ और हाइट आपको मिल रहा है ना, ये विड्थ और हाइट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन एक और चीज है जो मेरे को कंफ्यूजिंग कर रही है, आगे एंड्रॉइड क्या है। तो ये जो विड्थ और हाइट है ना, ये हमने डिफाइन नहीं करी है, ये एंड्रॉइड ने डिफाइन करे हैं। तो एंड्रॉइड ने कहाँ डिफाइन किए हैं? एंड्रॉइड ने उस नेम स्पेस URI डिक्लेरेशन के अंदर डिफाइन किए हैं, वो ये है। ये वो URL है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से आपके सारे के सारे एट्रीब्यूट्स आपको मिल रहे हैं। और ये वो नेम स्पेस डिक्लेरेशन है, इसको हम प्रीफिक्स कहते हैं। इसको आप कुछ भी कर सकते हो। मैं एंड्रॉइड की जगह यहाँ पे यश कर दूंगा। ठीक है, एंड जहां जहां मैं एट्रीब्यूट लूंगा वहां यश कॉलन करके लूंगा, तो सेम चीज होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो फिर हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं? ऐसा इसलिए नहीं करते क्योंकि ये हमारे कोडिंग कन्वेक्शन को गलत कर रहा है। क्योंकि बहुत सारे डेवलपर्स हैं पूरे ग्लोबल में, ठीक है, वो तो एंड्रॉइड नाम से ही जानते हैं सबको, क्योंकि बाय डिफॉल्ट एंड्रॉइड ही आता है। तो किसी ने उसका नाम नहीं चेंज किया होगा तो वो तो एंड्रॉइड नाम से उसको जानेगा। आपने अपने नाम से उसको नेम स्पेस डिक्लेरेशन कर दिया, तो उसके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा कि यहाँ पे यश क्यों किया है। नॉर्मली तो यहाँ पे एंड्रॉइड होता है, तो ये थोड़ा सा कोडिंग कन्वेक्शन के अंदर आ जाता है, इसलिए हम नाम से नहीं रखते। हम जो बाय डिफॉल्ट हमको नाम मिलता है वो एंड्रॉइड नाम होता है, इसलिए हम इसको एंड्रॉइड ही रखते हैं। बाकी आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हो। ठीक है,
तो इस नाम के अंदर कुछ नहीं रखा है, इसकी एक्चुअल जो वैल्यू है ना, इस URI के अंदर सब कुछ है। इस URI के अंदर आपका एक्चुअल में वो सारे एट्रीब्यूट्स डिफाइंड है जो आप इस नेम स्पेस प्रीफिक्स के हेल्प से यूज करोगे, जैसे कि लेआउट विड्थ, लेआउट हाइट, ये सब कहाँ से मिल रहे हैं, इस एंड्रॉइड एट्रीब्यूट से मिल रहा है। फिर आप देखोगे यहाँ पे एक और नेम स्पेस URI है विच इज ऐप। ये कहाँ काम में आती है, जब आप थर्ड पार्टी लाइब्रेरी को यूज करोगे, उनके जो एट्रीब्यूट्स होंगे, जैसे आपका कोई कलीग है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि किसी ने कैलेंडर बना रखा है, उसको आप जब यूज करोगे तो जो कैलेंडर व्यू है वो उसने बना रखा है, उसके जो एट्रीब्यूट्स होंगे वो उसने बना रखे हैं, तो उन एट्रीब्यूट्स को यूज करने के लिए आपको ये वाला जो नेम स्पेस URI है वो यूज करना पड़ेगा। एंड एक होता है आपके इंटरकनेक्टिविटी एट्रीब्यूट्स, वो होते हैं टूल्स से। इंटरकनेक्टिविटी मतलब कॉटलिन और आपकी XML फाइल के बीच में कनेक्शन बनाने के लिए, तो उसमें टूल्स नाम से ये नेम स्पेस URI होगा, ठीक है। तो इसकी हालांकि इतनी जरूरत नहीं होती है ऐप की, अभी कोई जरूरत नहीं, तो मैंने इसको हटा दिया। इन दोनों की जरूरत है, और ये हमेशा जो आपका रूट एलिमेंट होता है ना उसमें डिफाइंड हो गए। अगर मैं इसको हटा दूंगा ना तो सब खत्म, क्योंकि ये कह रहा है कि भाई यार लेआउट विड्थ कहाँ से आएंगे, एंड्रॉइड से आएंगे, एंड्रॉइड तो डिफाइंड ही नहीं है, वो जो नेम प्लेस डिक्लेरेशन है वो तो डिफाइंड ही नहीं है। तो इसीलिए आपको सबसे जो पहला एलिमेंट होता है आपके XML में, उसी में उसको डिफाइन करना होगा। तो ये हमेशा आपके मेन लेआउट के अंदर जो आपका रूट एलिमेंट होगा उसी में ये डिफाइंड होंगे। अगर जैसे मैं सपोज करता हूँ एक और लेआउट बना देता हूँ मैं यहाँ पे, तो देखो ये मेरे को बनाने नहीं दे रहा है, ये मेरे को मना कर रहा है कैन नॉट रिजॉल्व क्लास लीनियर, और ये कह रहा है जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ ना तो कह रहा है मल्टीपल रूट्स आर नॉट अलाउड। ठीक है, और मैं जैसे इस पे होवर करूंगा तो कैन नॉट रिजॉल्व क्लास लीनियर लेआउट, क्योंकि आपने यहाँ पे इसको रूट मान लिया है, इसके अंदर ही सब कुछ होगा, इसके बाहर कुछ नहीं हो सकता। समझ पा रहे हो, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। अब ये जो दो लाइन है मैं यहां से हटाता हूं, इसको मैं डिलीट मार देता हूँ। ये डिलीट हो गया तो मेन क्या बन गया आपका, लीनियर बन गया। अब ये मेन रूट हो गया, बट इसमें एरर आ रही है। एरर क्यों आ रही है, ये कह रहा है कि यार कोई भी व्यू अगर आप ले रहे हो तो बिना हाइट और बिना वेट विड्थ के तो हो ही नहीं सकता। ये क्या कह रहा है, लेआउट हाइट लेआउट विड्थ आर मिसिंग, और लेआउट हाइट और लेआउट विड्थ आपको किससे मिलेंगे, आपके नेम स्पेस URI डिक्लेरेशन से। तो वो हम डिक्लेरेशन कर देते हैं, यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे हमको विड्थ, ये देखो रिक्वायर्ड आ रहा है ब्रैकेट में, ये मैंडेटरी है। अब इसमें आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं, मैच पेरेंट, रैप कंटेंट एंड फिक्स्ड विड्थ और हाइट। मैच पेरेंट मतलब क्या हुआ, जो पेरेंट का विड्थ है वो ही उसका विड्थ हो जाएगा, मैच पेरेंट, पेरेंट को मैच करना, ठीक है। रैप कंटेंट मतलब क्या हुआ, जितना कंटेंट है उतना ही उसका विड्थ रहेगा। अगर कंटेंट बड़ा हुआ तो उसका वेट भी बड़ा हो जाएगा, कंटेंट छोटा हुआ तो उसका विड्थ भी छोटा हो जाएगा। ऐसे ही हाइट में भी अगर आपने रैप कंटेंट कर दिया तो कंटेंट हाइट में बड़ा हुआ तो उसकी हाइट बड़ी हो जाएगी, कंटेंट हाइट में छोटा हुआ तो उसकी हाइट छोटी हो जाएगी। तो ये रैप कंटेंट का रोल होता है। और फिक्स्ड हाइट कर दी मैंने, फिक्स्ड विड्थ दे दी है, तो वो भी मैं दे सकता हूँ यूजिंग द डेंसिटी ऑफ पिक्सल, यानी कि मैं DP लगा के 200 बाई 200 का बॉक्स बनाना है तो मैं वहां पे 200 DP और 200 DP का एक बॉक्स क्रिएट कर सकता हूँ। लेकिन जो हमारा मेन रूट एलिमेंट होता है ना वो पूरे फोन के एरिया को कवर करना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे जो इसका पेरेंट होगा वो फोन का UI होगा, फोन का जो स्क्रीन पार्ट होगा। तो इसके लिए हमेशा जो पेरेंट लेआउट है, जो हमारा रूट एलिमेंट है, उसमें मैच पेरेंट, फिर यहाँ पे हाइट मिलेगा, इसमें भी मैच पेरेंट, और इस तरीके से आप देखो पूरी स्क्रीन को इसने कवर कर लिया, ठीक है। फिर इसमें था कि कनेक्टिविटी बनानी, कि भाई ये जो XML है वो किस पर्टिकुलर कॉटलिन फाइल से कनेक्टेड है। ऐसी कनेक्टिविटी आप कॉटलिन में भी देखोगे, सेट कंटेंट व्यू, यहाँ पे ये पता लग रहा है कि हम किस XML फाइल से कनेक्टेड है, क्योंकि ये रन टाइम में इस XML को लोड कर रहा है ऑन क्रिएट पे, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, टूल्स कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट मतलब इसका ओरिजिन कहाँ से है, तो यहाँ पे हम इसका ओरिजिन देंगे मेन एक्टिविटी। तो ये जो बाय डिफॉल्ट 5 लाइन का कोड आपको स्टार्टिंग में दिखता है जब हम कोई XML को क्रिएट करते हैं, तो ये वो 5 लाइन का कोड है जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। अब आपको क्लियर रहेगा कि ये चीजें क्या है। अब अगर आप गलती से इसको हटा भी दोगे तो आपको पता रहेगा कि इसके हटाने से क्या गलत होगा, इसको क्यों नहीं हटाना चाहिए, इसको इससे हमको क्या मिल रहा है, ठीक है। और इसके अंदर जो भी एट्रीब्यूट्स हैं वो इसके चाइल्ड होंगे, जैसे कि मैंने टेक्स्ट लिया, टेक्स्ट व्यू, तो टेक्स्ट व्यू करते ही देखो विड्थ और हाइट का ऑप्शन अपने आप आ गया। अब मैं इसको कर रहा हूँ रैप कंटेंट, रैप कंटेंट, ठीक है। ये हमारा टेक्स्ट आ गया, और टेक्स्ट देखो डॉट बन गया एक, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, कंटेंट तो है ही नहीं। तो जब कंटेंट ही नहीं है तो इसकी विड्थ हाइट कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपने रैप कंटेंट ले रखा है, ठीक है। अब मैं इसका टेक्स्ट देता हूँ। अब ये देखो ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं, देख रहे हो आप, जैसे जैसे कंट्रोल स्पेस करोगे ना आप, तो आपको इतने सारे टेक्स्ट एट्रीब्यूट्स मिलेंगे।
तो ये सारे एट्रीब्यूट कहाँ से आ रहे हैं? एंड्रॉइड ने डिफाइन कर रखे हैं हमारे एक्सएमएल की हेल्प से इस पर्टिकुलर नेम स्पेस यूआरआई के अंदर, और इस यूआरआई का एक प्रीफिक्स हमने दे दिया, तो इस प्रीफिक्स से हम इसको यूज कर रहे हैं। तो आप जैसे टेक्स्ट लिख रहे हो ना, तो केवल टेक्स्ट नहीं आएगा, एंड्रॉइड कॉलन टेक्स्ट आएगा, और फिर जो भी आप लिखोगे वो आपको वहां टेक्स्ट में दिखेगा। दिख रहा है आपको? अब जैसे इसकी विड्थ और हाइट बढ़ानी है तो आप क्या कर सकते हो, इसकी साइज होती है टेक्स्ट साइज, आप इसकी साइज को बढ़ा सकते हो, और साइज हमेशा हम एसपी में देते हैं। एसपी का मतलब होता है स्केलेबल पिक्सल, डीपी मतलब होता है डेंसिटी पिक्सल। आगे इसको भी हम डिटेल में डिफाइन करेंगे, ठीक है, कहाँ एसपी यूज करना है, कहाँ डीपी यूज करना है। समझ पा रहे हो इस चीज को? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? तो बेसिक फंडामेंटल समझ में आया आपको एक्सएमएल का? एक्सएमएल क्या यूज, क्यों यूज में आता है, क्या मेन कंपोनेंट्स होते हैं, रूट एलिमेंट्स क्या होते हैं, पेरेंट क्या होता है, चाइल्ड क्या होता है। देखो, जो जिस पर्टिकुलर एलिमेंट के, जिस पर्टिकुलर टैग के चाइल्ड है, तो वो तो पेरेंट होगा ही होगा। तो एक चीज और ध्यान रखना, ईच एंड एवरी रूट एलिमेंट इज अ पेरेंट टैग। जो रूट टैग है वो पेरेंट टैग होगा ही होगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे के सारे जो रूट टैग है, सॉरी, सारे के सारे जो पेरेंट टैग है वो रूट टैग हो। मतलब जो रूट टैग है वो तो पेरेंट होगा ही, क्योंकि इसी के अंदर सारे चाइल्ड आएंगे। लेकिन जो आपके पेरेंट है, जरूरी नहीं है कि वो रूट ही हो। रूट वही एकमात्र होगा जो सबसे पहले लिखा गया हो। मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे इसी के अंदर मैंने लीनियर लेआउट बना लिया, तो बना सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बना लिया। अब ये पेरेंट जरूर है, ये पेरेंट जरूर है, लेकिन ये रूट नहीं है, क्योंकि इसका भी एक पेरेंट है, वो ये है। जिसका कोई पेरेंट नहीं है वही सबका पेरेंट है, तो वो रूट होगा, हमेशा ध्यान रखना। क्लियर है? तो इसका मतलब ये है कि जो ये सबसे पहले ओपन होगा तो सबसे लास्ट में क्लोज होगा। मतलब अगर मैं इसको साइड में आप देखोगे प्लस माइनस का ऑप्शन मिलता है, इसको आप टैप कर दोगे ना तो ये क्लोज हो जाएगा। अब ये क्लोज हो गया मतलब कि इसके अलावा इसके बाहर कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ इसी के अंदर होगा, तो वो आपका क्या है? रूट एलिमेंट है। समझ में आया आपको ये चीज? समझ में आया तो थम्स अप कर दो। फिर अपन सेशन को एंड करते हैं। कल अपन इसके आगे चलेंगे, जिसमें हम और मल्टीपल व्यूज को समझेंगे, और मल्टीपल लेआउट्स को समझेंगे, लीनियर क्या होता है, रिलेटिव क्या होता है, इनको समझेंगे। फिर हम अलग अलग एक एक कंपोनेंट्स पे आएंगे, फिर इनको कैसे कनेक्ट करना है उस पे जाएंगे, फिर कंस्ट्रेंट लेआउट पे जाएंगे। ठीक है? ओके ओके, तो सेशन को एंड करते हैं। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ फैंटास्टिक डे टुडे, गुड बाय, सी यू।